Assalamu alaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 13th June 2020 our topic of discussion is test discussion. जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सेकेंड हाफ का टेस्ट था। ठीक है, तो उसकी ही टेस्ट डिस्कशन आज हमने करनी है। होपफुली आपने टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, और फिर से बता दूं कि जो टेस्ट है वो आपने सेपरेट जो शीट्स हैं उन पर करना है। ठीक है, और उन्हें अच्छी तरह से नेम, डेट, क्लास, ठीक है, टॉपिक वाइज, और अगर आपने टॉपिक्स लिखने हैं आप टॉपिक्स भी लिख सकते हैं कि इन टॉपिक में से है। ठीक है, लाइक जैसे अब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है, इस टॉपिक में से आपका टेस्ट था तो आप टॉपिक में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं या पेज नंबर भी लिख सकते हैं कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक आपका जो टेस्ट है वो है। ठीक है, और आफ्टर द टेस्ट कंप्लीशन, ठीक है, टेस्ट को कंप्लीट होने के बाद आप उसे जब टेस्ट डिस्कशन को आप ओपन करेंगे तो आप उसे कंपेयर करेंगे टेस्ट डिस्कशन से। ठीक है, और देखेंगे कि आपके कितने पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ठीक हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, यानी क्रॉस चेकिंग आपने करनी है अपने टेस्ट की, टेस्ट डिस्कशन के साथ और उसके अलावा बुक के साथ। ठीक है, और ये जो आपका टेस्ट है ये 20 मार्क्स का टेस्ट था। ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन था। 3 मार्क्स थे हर शॉर्ट क्वेश्चन के। ठीक है, यानी 15 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन थे और 5 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन था। अब वो जो 5 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें भी फर्दर 3 पार्ट्स में वो जो मार्किंग है वो डिवाइड है। ठीक है, यानी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन के तरफ आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था आपका इनलिस्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। जब इनलिस्ट का नाम आता है, इनलिस्ट का नाम, तो इसका मतलब कि जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं हम उनके हमने नाम लिखने हैं। ठीक है, अगर कोई और भी आपको क्वेश्चन आता है लाइक जैसे पिछले आपका जो टेस्ट था उसमें था इनलिस्ट एयर पैसेजवे। ठीक है, और आपको बताया भी था मैंने कि जो इनलिस्ट है उसका मतलब है कि आपने उसकी लिस्ट बतानी है। ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। तो इनलिस्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में आपने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, निमोनिया, एस्थमा, लंग कैंसर। अब ये जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं आपने इसको, इसके नाम जो है वो सीक्वेंस वाइज नहीं है। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई प्रोसेस नहीं है कि पहले आपको एक डिज़ीज़ होगी तो फिर दूसरी डिज़ीज़ होगी, अगर पहली नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, आप इसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो ठीक होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिम्टम्स ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है उसके क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ एम्फाइसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, रिक्योरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस। ठीक है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सही तरह से सांस नहीं आता। ठीक है, फटीग, थकावट हो जाती है। रिक्योरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। वेट लॉस, और वेट लॉस होता है यानी वज़न जो है वो कम होता है। अब एक और आपको पॉइंट बताती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझने के हवाले से, वो ये है कि अब जैसे ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो आपने गौर किया होगा कि जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो उनके सिम्टम्स हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सब में हो रही है। ठीक है, इसी तरह रिकरेंट रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ठीक है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, और एलर्जी जो होती है वो भी होती है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये तकरीबन तमाम जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके सिम्टम्स हैं। यानी अगर आपको एक कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो आप किसी भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के सिम्टम लिख सकते हैं। आपको उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नहीं बताया कि हम उस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का सिम्टम्स लिखें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप किसी भी जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है उसका सिम्टम लिख सकते हैं। ठीक है, एज द सिम्टम ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। ठीक है, बोर्ड के पेपर्स के हवाले से, लाइक
ये क्वेश्चन जो है ये 2-3 फॉर्म्स में आ सकता है, जैसे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और इसके अलावा इस तरह भी हो सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अब एक्यूट और क्रॉनिक में आपने डिफरेंस लिखना है। अब यहाँ पर तो टाइप्स में पूछा है, इसलिए आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंशिएट की फॉर्म में पूछा जाता है तो आपने इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिखना है, यानी दरमियान में लाइन लगा कर करना है। The acute and chronic bronchitis usually last about 2 weeks and patient recover with no permanent damage to the bronchi and bronchioles. In chronic bronchitis, the bronchi develop chronic inflammation. It usually lasts for 3 months to 2 years. तो इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो ब्रोंकाइटिस है, इन दोनों में टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस में जो डिफरेंस है वो इनके टाइम ड्यूरेशन से होता है, ठीक है। और इस बात से कि अगर ये पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली रिकवर होता है या नहीं होता, यानी उनमें डैमेज जो है वो परमानेंट होता है या टेम्परेरी डैमेज होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छी तरह से इसको अपने दिमाग में रखना है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कंप्लीट जो रिकवरी है वो होती है या नहीं होती, और जो पेशेंट है उसको कोई डैमेज होता है या नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी आप इन तीनों चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है, ताकि जो इनका डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन होता है उसमें आप इसको अच्छे से याद कर सकें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम्स में ये मोस्टली रिपीटेड होता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। Many other chemicals in the smoke increase the production of blood platelets. When the platelets are more than the normal numbers, they make the blood viscous and it can lead to the arteriosclerosis. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टबैको कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि प्रेजेंट होती है टबैको में, ठीक है, जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती है। और काफ़ी ऐसे केमिकल होते हैं जो कि ब्लड के प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। तो जब ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। नेक्स्ट है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग कहते हैं इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, ठीक है, कि कोई और जो स्मोकिंग कर रहा है उसका स्मोक का जो धुआं है, उसकी सिगरेट का जो धुआं है, जब आप उसे इनहेल करते हैं तो उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। Now turn about long question, extensive question. Write a detailed note on lung cancer, emphysema and asthma. ठीक है, तो लंग कैंसर, एम्फेसीमा और एस्थमा पर नोट लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने इन तीनों की डिटेल लिखनी है, ठीक है। तो जब आप इन तीनों की डिटेल लिखेंगे तो इनको आप डिफरेंट पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। यानी लंग कैंसर को अलग से लिखेंगे, एम्फेसीमा को अलग से और एस्थमा को अलग से। तो आपने इनको विद हेडिंग्स लिखना है। लाइक सबसे पहले इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 12, 13 और 14 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 12 पर एम्फाइसीमा है, ठीक है। एम्फाइसीमा में सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद उसके इफ़ेक्ट लिखने हैं और उसके बाद आपने उसके सिम्टम्स और जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं बॉडी पे वो लिखने हैं, ठीक है, और विद डायग्राम। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एम्फाइसीमा। उसके बाद आपने जो एस्थमा है, एस्थमा के बारे में लिखना है, ठीक है। वैसे तो आपने लाइन वाइज ही लिखना है ये, लाइक पहले लंग कैंसर के बारे में पूछा गया तो लंग कैंसर, फिर एम्फेसीमा और एस्थमा, ठीक है। लेकिन मैं आपको पेज की नंबरिंग के हिसाब से बता रही हूँ। तो एस्थमा में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने उसके सिम्टम्स, इफ़ेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उसका ट्रीटमेंट लिखना है कि किस तरह वो ट्रीट हो सकता है या क्या उसकी प्रिवेंशन है। देन उसके बाद आपने लंग कैंसर के बारे में देखना है, ठीक है। लंग कैंसर में आपने लंग कैंसर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके कॉजेज़ लिखने हैं, पैसिव स्मोकिंग लिखनी है और किस तरह लंग कैंसर से बचा जा सकता है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है।
एक बार दोबारा से आपको बता दूं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिम्टम्स लिखने हैं एम्फाइसीमा के, ठीक है। और अगर आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आते हैं तो आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में किसी भी इन डिसऑर्डर्स में से किसी भी डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस है। ये क्वेश्चन जो है ये टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस के नाम से भी आपके पेपर में आ सकता है। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट की फॉर्म में भी आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे ऐसे करते हैं कि ये क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें टूथ लॉस के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ओरल कैविटी, किडनी, ब्रेस्ट, ब्लैडर के कैंसर के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं या डेथ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो जो इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एग्जैक्ट यही आंसर है और आपने इतना ही याद करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली बोर्ड में रिपीटेड है, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से याद करना है ताकि आपसे जो क्वेश्चन है जिस सेंस में पूछा जाए आप उसी सेंस में उसको आंसर करें, ठीक है। उसके अलावा आप उस क्वेश्चन में कुछ भी अपने से ऐड ना करें। नेक्स्ट है पैसिव स्मोकिंग के बारे में। तो ये भी कैंसर, लंग कैंसर में ही है पैसिव स्मोकिंग के बारे में कि इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, ठीक है, उसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। और इसके बाद है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। अब इन 3 पार्ट्स में लंग कैंसर, एम्फाइसीमा और एस्थमा, ठीक है। तो इसमें आपने एम्फाइसीमा और एस्थमा जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं और जो लंग कैंसर है वो 1 मार्क है, क्योंकि लंग कैंसर में आपने उसको ब्रीफली बताना है, ठीक है। और अगर आप इसमें डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर डायग्राम बना लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एम्फीसीमा और एस्थमा में आपने डायग्राम बनाना जो है वो लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉक्सेस हैं इस चैप्टर के, ठीक है, वो बॉक्सेस मैं वैसे तो आपको लेक्चर में साथ साथ बताती गई हूँ कि कौन सा बॉक्स आपने करना है, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी तरह पेज नंबर 14 और 15 पे जो बॉक्सेस हैं वो भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए करने हैं, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 17 पे द टर्म्स टू नो है, ठीक है। अब ये वो टर्म्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं और होपफुली आपको ये तमाम टर्म्स के बारे में पता होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन टर्म्स के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज जो हमारा ये चैप्टर है विद टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह थर्सडे से हम अपना जो आगे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वो स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टेसिस, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, उसमें किस तरह के एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। प्लांट्स में होम्योस्टेसिस कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, ठीक है। क्या डिसऑर्डर्स हैं होम्योस्टेसिस से रिलेटेड बॉडी में, प्लांट बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है। Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.